नमस्कार स्टूडेंटों। अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन, जिसका नाम है अवकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो याद होने चाहिए, जो इस चैप्टर में काम आएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर है ये राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। ये कर्ण थीटा के सामने वाला लंब बचेगा जो आधार। ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है जिसे बोलते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। वो क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। फिर इसी से साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के फॉर्मूले बनते हैं लाल बटे कक्का। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। मतलब साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। कोसेक का देखेंगे तो नीचे से कर्ण बटे लंब, कोस का आधार बटे कर्ण, सेक का कर्ण बटे आधार, टेन का लंब बटे आधार, कोट का आधार बटे लंब। इसके बाद सेकंड फॉर्मूला जो है वो है वृत्त। वृत्त के लिए ये जो दे रखी है, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये आर है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr स्क्वायर। तीसरे नंबर पे जो फॉर्मूला लिखा है अर्धवृत्त, मतलब आधा वृत्त। अब परिधि का मतलब ये होता है कि जिस जगह से हम चलना स्टार्ट करते हैं वापस उसी जगह पहुंचना है। इसी तरीके से यानी इसका मतलब ये पूरा सर्किल क्या है? 2πr। तो हाफ सर्किल क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की परिधि को ही परिमाप बोलते हैं। तो आधा वृत्त है, पूरा है 2πr, तो आधा हो जाएगा πr। लेकिन यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ नहीं पहुँचे, तो ये r और ये r, तो कितने r हो जाएंगे? 2r। इसका मतलब अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? πr। πr कहाँ से आया? 2πr का आधा। और ये 2r कहाँ से आया? ये वाली लाइन बाकी है तो इसको भी ऐड करेंगे 2r। ऐसे ही अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? जो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका आधा। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसके बारे में ध्यान रखना है कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर देखेंगे इनको दो फॉर्मूले और। आयत का परिमाप। तो आयत ऐसा होता है, ये लंबाई है तो ये भी लंबाई, इसको चौड़ाई बोला तो इसको भी चौड़ाई, ठीक है। तो कितनी लंबाई होगी? परिमाप का मतलब मैंने बताया था, जहाँ से चलेंगे वहीं वापस आना है, तो ये लंबाई, ये चौड़ाई, यानी एक लंबाई है एक चौड़ाई है, फिर अगली लंबाई, फिर अगली चौड़ाई, यानी दो लंबाई दो चौड़ाई। परिमाप हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस 2 इंटू चौड़ाई। ऐसे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। इसी तरीके से वर्ग होता है। वर्ग के बारे में हम जानते हैं, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और 90 डिग्री का कोण हो, तो ये होता है वर्ग। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? एक को भुजा बोलेंगे तो इसको ही भुजा, इसको ही भुजा, इसको ही भुजा, क्योंकि चारों बराबर है तो 4 इंटू भुजा, ये तो हो गया इसका परिमाप। इंटू में 4 कैसे आया? भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, यानी कितनी बार भुजा है? 4 बार। 4 इंटू भुजा। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। उसके बाद है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। उसके बाद आ जाएगा घनाभ। घनाभ की आकृति मतलब एक कमरा। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठक के अंदर लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, कोष्ठक बंद। अगर बात करें कि ये घनाभ जो है यानी ये कमरा जो है, इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो ये फर्स्ट वाले हटा देंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा? 2 कोष्ठक चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इसके बाद है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। उसके बाद नेक्स्ट है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का जो विकर्ण होता है ये होता है अंडर रूट के अंदर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। इसके बाद घन क्या होता है? एक ऐसा कमरा जिसकी छत, दीवार, फर्श सब क्या हो? वर्ग हो, ठीक है। तो ये होता है घन। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, क्योंकि जो ये घन होता है ये 6 वर्ग से मिलकर बनता है और घनाभ जो होता है ये 6 आयत से मिलकर बनी आकृति होती है, ठीक है।
घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, घन का आयतन भुजा क्यूब, और घन का विकर्ण अगर निकालेंगे तो ये आएगा अंडर रूट के अंदर 3 इंटू भुजा स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया लेकिन 3 वाला रह गया। तो घन का जो विकर्ण होता है ये क्या होता है, अंडर रूट 3 इंटू भुजा। उसके बाद है गोला। तो गोले दो टाइप के होते हैं, एक तो ठोस गोला और एक खोखला गोला। ठीक है, तो हम गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये ठोस गोला हो या खोखला गोला हो, दोनों का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये ठोस का भी होता है और खोखले का भी होता है। अब इसके बाद आधा गोला। तो ठोस और खोखले का फ़र्क अब पड़ेगा अर्धगोला करने पर। अगर ये खोखला है यानी इस वाले को अगर आधा गोला किया है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और आयतन इसका आधा हो जाएगा। लेकिन अब ठोस के अंदर अगर ठोस गोले को आधा करेंगे तो उसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, तो वो अपन अब देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है ठोस अर्धगोला। ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये देखो अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ठोस है तो इसका ये जो ऊपर वाला सर्किल है इसका भी निकालना पड़ेगा। सर्किल यानी वृत्त, तो वृत्त का और जोड़ देना पाई आर स्क्वायर। मतलब अगर ठोस अर्धगोले की बात करें तो उसका 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होता, खोखले का तो होता है। ठोस का क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई आर स्क्वायर कैसे होता है, इस वाले पाई आर स्क्वायर से के और ऐड हो जाने से ये इस ऊपर वाले भाग का है। उसके बाद बात करेंगे बेलन। तो बेलन ये है, इसकी हाइट h है और ये त्रिज्या r है। बेलन के वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा तो ये बेलन क्या होता है, इस चौक के आकार का। तो ये बेलन है तो वृत्त पृष्ठीय मतलब ये वाला भाग, तो इसका तो होता है 2 पाई आर एच। अगर बोले इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ तो संपूर्ण पृष्ठीय में ये तो है ही सही, ये वृत्त पृष्ठीय तो है ही सही, इस ऊपर वाले सर्किल का और नीचे वाले सर्किल का, यानी दो सर्किल यानी दो वृत्तों का और जोड़ देंगे तो एक वृत्त का पाई आर स्क्वायर तो दो का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। कहाँ से आया बता दिया। इसके बाद है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये सारे फॉर्मूले पहले आप पढ़ चुके हो लेकिन इस चैप्टर में काम आएंगे इसलिए यहाँ पे लिखवा रहे। इसके बाद ये शंकु है, इस टाइप का होता है। तो इस शंकु में ये वाली जो ऊंचाई है इसको h बोला है, इसको l और इसको r। तो h क्या है सीधी ऊंचाई, l क्या है तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, और r क्या है शंकु के आधार की त्रिज्या। तो ये दिख रहा होगा आपको, इसके अंदर ये वाला जो त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये शंकु का एक फॉर्मूला ही है। इसके बाद शंकु के वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी शंकु का ये जो ऊपर वाला है, इस वाले को नीचे वाले को छोड़ के ऊपर वाला जो है इसको बोलेंगे वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है पाई आर एल। उसके बाद है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये पाई आर एल तो है, इसमें ये नीचे वाला जो एक सर्किल होगा यानी वृत्त होगा इसका और जुड़ जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देंगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। उसके बाद है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया शंकु का आयतन हो गया है। अब महत्वपूर्ण सूत्र तो अपन ने देख लिए, वो सारे सूत्र पहले अपन पढ़ चुके हैं लेकिन उनको इस चैप्टर में काम आएंगे तो एक साथ लिख लिए, तो वो सारे सूत्र याद होने चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद कुछ बातें और हैं वो यहाँ लिखी हुई है। प्रश्नों में पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बोलेगा तो उसका मतलब क्या समझना है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, भले वो घन, गोला, बेलन, शंकु कुछ भी हो। ऐसे ही क्षेत्रफल की इकाई जो होती है स्क्वायर में होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगी या मीटर स्क्वायर होगी, और आयतन की क्या होगी सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब होगी। उसके बाद क्षेत्रफल को हम ए से, आयतन को v से और परिधि को p से प्रदर्शित करेंगे क्वेश्चनों में सामान्यतः। ठीक है, मतलब 99%। dA/dt, t का मतलब समय, a का मतलब क्या है क्षेत्रफल। इसका मतलब क्षेत्रफल में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर।
इस डी ए अपॉन डी टी का मतलब ये है, हिंदी में अगर इसको पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे। ऐसे ही डी वी अपॉन डी टी, वी का मतलब आयतन, टी का मतलब समय, यानी आयतन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर। ऐसे ही डी आर अपॉन डी टी, आर का मतलब त्रिज्या और टी का मतलब समय, यानी त्रिज्या में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर। ठीक है, धन्यवाद। देखना अब इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन सामने है। एक गोले के आयतन में परिवर्तन की दर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। अच्छी तरह समझना, क्वेश्चनों को टाइम लगेगा और सबसे कठिन चैप्टर है ये 12th क्लास का, जो अब ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो देखना इसके अंदर एक तो आयतन दिख रहा है, एक क्षेत्रफल दिख रहा है और एक त्रिज्या, 3 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मान लो, तो माना गोले का आयतन V, क्षेत्रफल A तथा त्रिज्या R है, ये मान लिया। तो अब देखो क्या पूछा है अपन से, आयतन में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, क्षेत्रफल के सापेक्ष, यानी जिसके साथ सापेक्ष लिखा हो ना उसको डिवाइड में लिखना। इसका मतलब डिवाइड में डी आएगा, तो आयतन में, इसका मतलब हमें निकालना क्या है, आयतन में क्षेत्रफल के सापेक्ष परिवर्तन की दर, यानी डी वी अपॉन डी ए पूछा है। एंड आर बराबर क्या दे रखा है, आर बराबर 2 सेंटीमीटर पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, तो देख लो, आयतन और क्षेत्रफल दोनों का फॉर्मूला होता है, तो कोई भी एक फॉर्मूला लेके चलेंगे। तो हम बोलेंगे चूंकि गोले का आयतन क्या होता है, तो ये आयतन में लिखा है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ से अब ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बताएगा यहाँ पे, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ए के सापेक्ष करना। तो इस क्वेश्चन में यहाँ लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू ए के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो वी डी वी अपॉन डी है, ये 4/3 और पाई कांस्टेंट है। आर का क्या होगा, 3r², लेकिन अब आर का वापिस होगा, आर क्यूब का क्या हो गया, ए के सापेक्ष कर रहे हैं तो ए क्यूब समझ के कर लिया, ए क्यूब समझ के करेंगे तो 3a² यानी r², लेकिन ये ए नहीं है, गलती हो गई, तो आर का वापिस करेंगे तो गलती सुधारेंगे, तो ऐसा लिखेंगे, ए के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो इसका ए के सापेक्ष कर दिया, 4/3 पाई कांस्टेंट है ये बाहर कर दिया, और इसका करेंगे तो ए क्यूब समझ के किया, और फिर ए नहीं था इसलिए इसको दोबारा लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब ये देखो, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से डी वी अपॉन डी ए क्या आएगा, ये आएगा 4 पाई r² इंटू, इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, डी ए अपॉन डी आर, ऐसा लिख के यहाँ पे रुक जाना। इसको बोल दिया हमने समीकरण नंबर 1। यहाँ पे जाके हमारी समीकरण नंबर 1 आएगी। ठीक है, समीकरण 1 तो जो क्वेश्चन है उसी को बोल देना, इसको 2 बोल देना, कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब ये देखो, ए क्या है, क्षेत्रफल है, इसका मतलब क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष चाहिए। तो अब क्या करेंगे, वापस से चूंकि गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल ए बराबर, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। अब यहाँ पे आके इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 3, ये हमारी समीकरण नंबर 3 है ये। अब इसका किसके सापेक्ष अवकलन करना है, तो वो मालूम होगा, किसके सापेक्ष करेंगे, तो यहाँ से देख लो किसके सापेक्ष करेंगे, अब r के सापेक्ष, ए वाले का किसके सापेक्ष कर रहे हैं, r के सापेक्ष। तो ए का किया तो ये हो गया डी ए अपॉन डी आर, इसका हो गया 4 पाई कांस्टेंट, r² का 2r। अब r का वापस करोगे r के सापेक्ष तो 1 होता है,
ये आएगा, कितना आया ये आया dA/dr बराबर 8πr। समीकरण नंबर 4 है। अब क्या करना है, समीकरण 4 से मान किस में रखना है, 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे आगे समीकरण 4 से मान समीकरण 2 में रखने पर, क्यों रखा, क्योंकि चाहिए तो ये हमें। तो dV/dA बराबर 4πr² इंटू 1 ये आया 8πr। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, इससे इसको काटा 2 बार, पाई से पाई गया, 1r से 1r गया। तो ये dV/dA क्या आएगा r/2। अब आ चुका है, अब r की वैल्यू रख दी। तो यहाँ पे लिखेंगे r, यहाँ तक पहुँचने के बाद r बराबर 2 रखने पर r की वैल्यू रख देंगे। तो r की वैल्यू रखेंगे तो ये dV/dA बराबर 2/2 मतलब 1। क्या है अब, इसका मतलब dV/dA आ चुका है 1। V है, क्वेश्चन सेंटीमीटर में, तो V यानी आयतन, तो आयतन होता है सेंटीमीटर क्यूब अपॉन A सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको काटना नहीं है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आंसर देंगे। तो यहाँ बोल देंगे अतः आयतन में, अतः गोले के आयतन में क्षेत्रफल के सापेक्ष परिवर्तन की दर 1 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त हुई। ऐसे लास्ट में एक लाइन लिख देंगे इसके अंदर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन ख़त्म होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखना अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, दीवार के सहारे झुकी हुई है। यदि सीढ़ी के जो पैर है वो 1.2 मीटर प्रति सेकंड की दर से ज़मीन के सहारे दीवार से दूर खींचा जाता है। मतलब क्वेश्चन को पूरा तो नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ के। ये तो है दीवार, अब ये दीवार है तो ये हवा में तो रहेगी नहीं, तो ये नीचे क्या है, ज़मीन है। अब यहाँ पे ये सीढ़ी है, यह सीढ़ी। ऐसा बोल रहा है कि ये जो सीढ़ी है ये कितनी है, 10 मीटर की है। ठीक है। अब इसके पैर को यानी इसको दीवार से इस साइड में खींचा जा रहा है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है। तब ज्ञात कीजिए सीढ़ी का ऊपरी। जब इसको इधर खींचेंगे तो ये किधर आएगा, ये वाला सिरा नीचे आएगा। तो यही पूछ रहा है हमसे। ठीक है, ये दे रखा है 1.2 मीटर प्रति सेकंड और ये हमसे पूछा है। फिर आगे बोल रहा है किस दर से दीवार से नीचे की ओर फिसल रहा है, जबकि सीढ़ी का पाँव जो है दीवार से 6 मीटर दूरी पर है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दे रखी है ये हमें दे रखी है कितनी, 6 मीटर दे रखी है। सबसे पहले तो ये देखो, यह एक समकोण त्रिभुज बना जिसके अंदर ये है और ये है, एक नहीं है। तो समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस प्रमेय लगा के वो अगला हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया, माना आधार x एवं लंब y है। ठीक है, तो x का मान तो दे रखा है हमें
6 मीटर, समीकरण नंबर 1 बोल दो। और y का मान हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर का मतलब हो गया x का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर y का स्क्वायर। x की वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 से, तो ये हो गया 100, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर मतलब 36, ये y स्क्वायर बराबर 100 माइनस 36 64। तो y बराबर प्लस माइनस 8 आएगा, लेकिन प्लस 8 ही लेंगे, ये भी मीटर में है। तो ये हमने ज्ञात कर लिया समीकरण नंबर 2। अब माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि लंबाई कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, इसलिए हमने माइनस चिन्ह नहीं लिया। फिर आगे देखेंगे तो इस क्वेश्चन में और क्या दे रखा है हमें, तो देखना इधर। फिर आगे देखेंगे इसमें, तो x का मान 6 और y का मान 8। x का मान दे रखा था, y का हमने निकाल लिया। फिर देखेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन है। क्या गिवन है कि हमें dx/dt मतलब x में परिवर्तन दे रखा है 1.2 मीटर प्रति सेकंड। समीकरण नंबर 3 बोल देंगे इसको। पूछा क्या है हमें, यानी ये नीचे आएगा, ये पूछा है। तो ये x है और ये क्या माना है हमने, y माना है। यही हमारा क्या था, आधार था, और ये क्या है, लंब है, यानी दीवार जो है वो लंब है। पूछा क्या है, dy मतलब दीवार में परिवर्तन की दर पूछी है, तो dy/dt पूछा है। अब दोबारा से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये तो हो गया 10 का स्क्वायर, आधार है x स्क्वायर, और ये हो गया y स्क्वायर। अब x और y की वैल्यू नहीं निकालनी है। अब इसका अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करना है, इसका अवकलन करना है हमें t के सापेक्ष। अब ये निकालना, y की वैल्यू तो इसलिए निकाली क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया, इसका 2x dx/dt। ऐसे इसका हो जाएगा 2y, अब y का वापस करेंगे तो dy/dt। अब मान रख दिए, मान रखेंगे तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1, 2 व 3 से मान रखने पर, मान रखोगे तो ये 0, ये 2 इंटू x की वैल्यू कितनी है 6, और dx/dt भी है 1.2। इधर ये 2y की वैल्यू अभी निकाली 8, और dy/dt जो अपन को निकालना है। अब यहाँ से हो जाएगा 16 dy/dt बराबर 12 इंटू 1.2। यहाँ से dy/dt 12 इंटू 1.2 बटे 16, 4 से काटा 3 बार, 4 से ये 4 बार, फिर इससे काट दिया ये 3 बार। तो यहाँ से dy/dt आ जाएगा, ये माइनस का है, ठीक है, एक को उधर ले जाएंगे तो माइनस का आएगा। तो अब देखेंगे तो ये dy/dt क्या आया, ये आएगा माइनस के 0.3। अब माइनस 0.3 y मीटर प्रति t का मतलब टाइम यानी सेकंड। अब ये माइनस चिन्ह क्यों आ रहा है, माइनस चिन्ह इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो सीढ़ी थी वो किधर आएगी, ऊपर से खींचेगी तो नीचे आएगी, तो कम होगी, तो ये कम को दर्शा रहा है। इसका मतलब इस प्रश्नावली में माइनस का चिन्ह कम या कमी, ठीक है, या घटने को, और प्लस का चिन्ह बढ़ोतरी, ज़्यादा या बढ़ने को दर्शाता है। तो यहाँ पे अब लास्ट लाइन लिखेंगे हम, अतः सीढ़ी का ऊपरी सिरा जीरो 0.3 मीटर प्रति सेकंड की दर से नीचे आ रहा है।
जैसा क्वेश्चन होगा उसी लैंग्वेज में आंसर देना है। उम्मीद है ये 2 क्वेश्चन समझ में आगे होंगे। इन क्वेश्चनों को साथ के साथ दोबारा मिलाते चलना है, ठीक है। बता दिया मैंने, टफ चैप्टर है, मुश्किल से समझ में आएगा, ठीक है। धन्यवाद।